क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय खेती असल में है क्या? ये सिर्फ जमीन पर काम करना नहीं है। ये तो मौसम, परंपरा और जाहिर है कड़ी मेहनत से बुनी हुई एक पूरी कहानी है। तो आज चलिए एक भारतीय खेत में एक पूरे साल का सफर तय करते हैं। हम बुआई से लेकर कटाई तक, और हाँ, भविष्य की कुछ कमाल की तकनीकों तक सब कुछ देखेंगे। देखिए, दुनिया में ज्यादातर जगहों पर 4 मौसम होते हैं, है ना? लेकिन भारत की खेती का हिसाब थोड़ा अलग है। यहाँ का पूरा कैलेंडर 3 फसलों के एक अनोखे चक्र पर चलता है। यही वो चक्र है जो किसानों की जिंदगी की लय तय करता है। तो चलिए इस चक्र को जरा और पास से समझते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव द ग्रेट इंडियन फार्म साइकिल, मतलब मॉनसून से लेकर फसल की कटाई तक का पूरा सफर। ये सिर्फ एक साइकिल नहीं है, ये तो लाखों किसानों की जिंदगी है, जो 3 बड़े हिस्सों या कहें कि 3 खास मौसमों में बटी हुई हैं। सोचिए, सब कुछ शुरू होता है मॉनसून की पहली बारिश से। वो आसमान से गिरती बूंदें जो सूखी प्यासी धरती में जैसे एक नई जान सी फूंक देती हैं, और बस इसी के साथ शुरू हो जाती है साल की पहली फसल की तैयारी। और ये है हमारा पहला मौसम, खरीफ, मतलब वो फसलें जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। किसान, आप देखिए, मार्च अप्रैल में बीज बोते हैं और फिर उम्मीद भरी नज़रों से आसमान की ओर देखते हैं। मॉनसून की बारिश ही इन बीजों को सींचती है और फिर सितंबर अक्टूबर आते आते खेत कटाई के लिए लहलहा उठते हैं। और जरा इन फसलों की वैरायटी तो देखिए। एक तरफ धान, बाजरा और मक्का जैसे अनाज हैं, तो दूसरी तरफ कपास और मूंगफली जैसी कमर्शियल फसलें भी। सच कहूं तो खरीफ का मौसम ही भारत की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी की नींव है। तो ठीक है, मॉनसून अब जा रहा है, हवा में हल्की हल्की ठंडक घुलने लगती है और इसी के साथ खेतों में एक नया जोश भर जाता है। अब टाइम है सर्दियों की फसलों का। और यह है हमारा दूसरा पड़ाव, रबी का मौसम। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं, फिर पूरी सर्दी की ठंडी और सूखी हवा में धीरे धीरे बढ़ती हैं, और फिर जैसे ही बसंत की गुनगुनी धूप खिलती है, मतलब मार्च अप्रैल तक, ये कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सब इस मौसम की शान है। हमारे आपके घर की रोटी यानी गेहूं इसी मौसम की देन है। और हाँ, सरसों के उन पीले फूलों से ढके हुए खूबसूरत खेतों को कौन भूल सकता है? वो तो रबी की पहचान ही बन गए हैं। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? अरे बिल्कुल नहीं। रबी और खरीफ के बीच जो तेज गर्मी का मौसम आता है ना, उसमें एक और छोटा लेकिन बहुत ही खास फसल का सीजन छिपा हुआ है। इसे कहते हैं जायद का मौसम। मार्च से जून के बीच जब सूरज आग उगल रहा होता है, तब भी हमारे किसान मेहनत करना नहीं छोड़ते। ये मौसम इस बात का पक्का सबूत है कि भारतीय खेती के कैलेंडर में एक भी दिन फालतू नहीं जाता। और इस मौसम की देन, वो रसीले तरबूज, मीठे खरबूजे और ठंडे ठंडे खीरे जो हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हैं। और हाँ, जानवरों के लिए पौष्टिक चारा भी इसी मौसम में उगाया जाता है। तो अब हम ये तो जान गए कि कब क्या उगता है, पर सवाल यह है कि ये सब उगाया कैसे जाता है? क्या हर किसान का तरीका एक जैसा होता है? नहीं। तो चलिए अब जरा खेती के इन तरीकों को समझते हैं, गुजारे के लिए होने वाली खेती से लेकर बाजार के लिए होने वाली बड़े पैमाने की खेती तक। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। इसका सीधा सा मतलब है अपने गुजारे के लिए खेती। जरा सोचिए, एक छोटा सा खेत, एक किसान परिवार जो अपने साधारण औजारों और जी तोड़ मेहनत से सिर्फ इतना उगाता है कि उसका परिवार साल भर खाना खा सके। यहाँ फसल बाजार के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए होती है। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी व्यापार के लिए खेती। यहाँ सब कुछ बड़ा है, बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी मशीनें, और हर फसल का एक ही मकसद, बाजार में बेचना और मुनाफा कमाना। यहाँ स्केल ही सब कुछ है। इस फर्क को और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ है 5 बीघे की जमीन जो एक परिवार का पेट पाल रही है, और दूसरी तरफ है 50 बीघे का एक विशाल खेत जहां मशीनों से धड़ाधड़ उत्पादन हो रहा है। आप देख सकते हैं दोनों का मकसद और नतीजा कितना अलग है। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, छोटे खेतों वाली खेती में प्रति हेक्टेयर पैदावार ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जमीन के हर इंच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बड़े कमर्शियल खेतों में मशीनों की वजह से प्रति व्यक्ति उत्पादन कहीं ज्यादा होता है ना? कमाल का विरोधाभास। अच्छा, समय के साथ साथ भारतीय खेती एक जैसी नहीं रही। इसमें कई बड़े बड़े बदलाव आए, इतने बड़े कि उन्हें क्रांतियों का नाम दिया गया।
और इन क्रांतियों ने खेती का पूरा तौर तरीका ही बदल डाला। चलिए बदलाव की इसी कहानी को जानते हैं। और इस कहानी की शुरुआत हुई 1966-67 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से। MS स्वामीनाथन की लीडरशिप में ज्यादा पैदावार वाले बीजों और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। नतीजा, गेहूं और चावल का उत्पादन इतना बढ़ा कि भारत, जो कभी अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, आत्मनिर्भर बन गया। ये एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, ये तो बस शुरुआत थी। हरित क्रांति की कामयाबी ने एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने खेती के दूसरे सेक्टर्स में भी एक के बाद एक कई क्रांतियों की लहर पैदा कर दी। जैसे दूध के उत्पादन के लिए हुई व्हाइट रेवोल्यूशन, मछली के लिए ब्लू रेवोल्यूशन और तेल वाले बीजों के लिए येलो रेवोल्यूशन। बात यही नहीं रुकी, जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हुई और कपास के लिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ये तो जैसे बदलाव का एक पूरा इंद्रधनुष था जिसने भारतीय खेती की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। आज की तारीख में खेती सिर्फ खेतों की मिट्टी तक ही सीमित नहीं है। अब कुछ ऐसी जबरदस्त तकनीकें आ गई हैं जो खेती को एक बिल्कुल नए और कह सकते हैं कि एक रोमांचक लेवल पर ले जा रही हैं। जैसे कि ये देखिए, एक्वापोनिक्स। ये एक कमाल का सिस्टम है जहां मछली और पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे? भाई, मछलियों का वेस्ट पौधों के लिए नेचुरल खाद बन जाता है और बदले में पौधे पानी को मछलियों के लिए साफ कर देते हैं। है ना कमाल? ये प्रकृति का एक छोटा सा सेल्फ सफिशिएंट साइकिल है। और अब ये देखिए, एरोपोनिक्स। ये तो सचमुच भविष्य की खेती लगती है। यहां मिट्टी की जरूरत ही नहीं है। पौधों की जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और उन पर न्यूट्रिएंट्स से भरा पानी स्प्रे किया जाता है। और इस तरीके से जो पानी की बचत होती है वो तो हैरान करने वाली है। तो सदियों पुराने मौसमी चक्र से लेकर हवा में खेती करने तक भारतीय कृषि ने वाकई एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत की अगली कृषि क्रांति, द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कैसी दिखेगी और इस बदलाव में आगे क्या क्या होने वाला है।